THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, THI एजुकेशन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याएं तो आपके सामने बहुत सारी हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं का समाधान THI एजुकेशन के पास है। इसलिए आप इससे जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में और भी बच्चों को जोड़ करके और THI एजुकेशन की अच्छी शिक्षा का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और जैसे ही वीडियो हमारा स्टार्ट होता है, आप देखेंगे कि वीडियो के मुख्य पेज पर नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कांटेक्ट नंबर। आप उन कांटेक्ट नंबर के द्वारा आप THI एजुकेशन के कर्मचारियों से बात करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 10-5 दिन के बाद जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज शुरू होगी उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 की गणित निर्देशांक ज्यामिति पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति आखिर क्या है। निर्देशांक ज्यामिति, ये मैंने टॉपिक उठाया है निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक है और निर्देशांक में दो शब्द हैं, निर्देश धन अंक। अंक माने संख्या, निर्देश माने किसी चीज को इंगित करना, डायरेक्शन देना। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस पर चर्चा करते हैं। अब कोई बहुत बड़ा समतल हो, बहुत बड़ा समतल हो, उसके आसपास कुछ ना हो, ना कोई पेड़ है, ना कोई मंदिर है, ना कोई सड़क है, ना कोई नहर है। उस बहुत बड़े समतल में, जैसे मान लीजिए थार के मरुस्थल में कहीं एक जगह आप खड़े हो जाएं और हम यहाँ से फोन करके पूछें कि आप कहाँ हैं, तो आप अपने आसपास देखेंगे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ हूँ। यानी अपनी पोजीशन को व्यक्त करने का कोई आधार ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। इस समस्या से निजात पाने के लिए किसी समतल को इस तरह से दो परस्पर लंबवत रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। जो पृथ्वी के समांतर रेखा उसे क्षैतिज रेखा यानी यक्ष अक्ष के नाम से जाना जाता है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। ये जो यक्ष अक्ष है इसे एक दूसरी भाषा में भुज भी कहते हैं और इसे कोटि नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा करने से कोई समतल 4 भागों में विभक्त हो जाता है। इसे कहा जाता है चतुर्थांश। चतुर धन अंश यानी चौथाई अंश। ये मैदान का पहला चौथाई अंश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में हमको गतिमान होकर इस पर विचार करना है। ये वाला है पहला चतुर्थांश, देखिए मैंने फर्स्ट लिखा, ये वाला सेकेंड है, ये वाला थर्ड है और ये वाला फोर्थ है यानी चौथा है। इस तरह से हमारा जो समतल है 4 भागों में बंट गया है और ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा।
अब मैं ये कहूं आपसे कि जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु और इसे O से प्रदर्शित किया जाता है और इसका निर्देशांक लिखा जाता है 0,0। अब संख्या रेखा पर जिस तरह से संख्याओं का प्रदर्शन होता है, बिल्कुल वही कार्य यहाँ सेम किया जाता है। यानी मूल बिंदु के दाहिनी ओर बराबर दूरी पर आप ऐसे कुछ मार्क लगाएंगे और इधर की ओर हम धनात्मक संख्या का जिक्र करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी आवश्यकता हो इस क्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ऊपर की ओर भी हम इस संख्या को धनात्मक लिखेंगे और दूरियां जितनी यहां ले रखी है सेम दूरियां आपको ग्रहण करके ऐसे मार्क करना है। 1 2 3 4 5 6 आवश्यकता अनुरूप हम इसे ऊपर और ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। काफी आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसी तरह बाईं तरफ की दूरी को उतनी ही बराबर दूरी पर मार्क करते हुए हम इसे ऋण संख्या से लिखेंगे। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। नीचे भी हम इसे ऋणात्मक ही लिखेंगे। अब थोड़ा सा इंडिकेशन से आप बात को समझ गए होंगे कि आखिर संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे यह कहना है कि मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, और ये हम बोल रहे हैं दूरी, सही बात ये कि हम विस्थापन का जिक्र यहाँ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ संख्यात्मक मान के साथ दिशा का भी जिक्र हो रहा है। ऊपर की तरफ धनात्मक, मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक और मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। अब हम कहें आसानी से, अब हम किसी संख्या का पोजीशन शो कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे शो किया जाता है। सपोज करो एक यहाँ कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P। अब इसी पॉइंट के बारे में हमें अपनी बात रखनी है कि इस पॉइंट को हम कैसे इंगित करें कि यह पॉइंट इस समतल में कहाँ स्थित है। तो पूरी बात कहना हो तो कैसे कहें। करना यह है कि इस पॉइंट से x अक्ष के ऊपर ऐसे एक लंब खींचिए यानी 90 अंश की रेखा, और यहीं से आप y अक्ष के ऊपर एक लंब ऐसे खींच लीजिए यानी 90 अंश की रेखा। ये देखिए ये एक आयत बन जाएगा क्योंकि ये भी कोण 90, ये भी कोण 90 और ये वाला तो पहले से ही 90 डिग्री है। तो ये आकृति बच्चों कैसी हो जाएगी, आयत की हो जाएगी, और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो आप देखिए कि जो P बिंदु से हमने x अक्ष पर लंब डाला है उस लंब की मूल बिंदु से दूरी आखिर कितनी है, तो पता चलेगा वह बिंदु, वह लंब मूल बिंदु से 5 इकाई दूर है। तो हम x अक्ष की दूरी को सबसे पहले लिखेंगे, कामा लगाएंगे 5। जो y अक्ष पर हमने लंब डाला है यह लंब मूल बिंदु से कितनी दूर है, तो पता चला 4 इकाई दूर है। तो y अक्ष की दूरी को हम लोग पीछे लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम कहेंगे कि हमारा P बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। यह बिंदु x अक्ष से 4 मात्रक दूर है और y अक्ष से 5 मात्रक की दूरी पर स्थित है। ये हमने बिंदु P के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत की। ये जो पहली संख्या 5 है ये y अक्ष से दूरी को प्रदर्शित करता है, और जो पिछली संख्या 4 है यह x अक्ष से लंबवत दूरी को प्रदर्शित करता है। आइए जरा हम बिंदु रखते हैं। आप जरा गेस कीजिए कि उस बिंदु का निर्देशांक
कितना हो सकता है। तो मैं जल्दी जल्दी में फिगर अपना चेंज करना चाहता हूं। ये देखिए मैंने बनाया दूसरा फिगर x y 0 और इसका निर्देशांक हुआ 0 0 क्योंकि यह वर्जिन है, मूल बिंदु है। इधर की तरफ हमारी दूरियां धनात्मक होती हैं, इधर ऊपर की तरफ भी दूरियां हम लोग धनात्मक ही लिखते हैं। अब कुछ प्रश्न मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा और बड़ी आसानी से आप इसे जान पाएंगे। देखिए फिगर थोड़ा सा कंजेस्टेड होता जा रहा है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये मैंने लिखा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये लिखा है सेकेंड, ये लिखा है थर्ड, ये लिखा था फोर्थ। मैं एक पॉइंट यहां रखता हूं और मैं कहूं कि इस पॉइंट के निर्देशांक कितने हो सकते हैं। तो इस पॉइंट से आपको क्या करना है, x अक्ष पर ऐसे लंब डालना है। मूल बिंदु से 3 पर ये लंब गिरा है तो पहली संख्या हो गई 3। अब आप y अक्ष के ऊपर में ऐसे लंब डालेंगे तो ये ऋण 3 पर ये लंब गिर गया है, तो y अक्ष पर चली गई दूरी ऋण 3 मात्रक, तो आपको चिन्ह सहित लिखना है ऋण 3। यही Q बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। आप ध्यान से देखें, लिखा हो यदि पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो वह बिंदु चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार यदि पहली संख्या भी धनात्मक है, दूसरी भी धनात्मक है, तो यह बिंदु पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। अन्य उदाहरण देखते हैं। सपोज कीजिए कोई बिंदु हमने यहाँ ले लिया और हमने कहा r का निर्देशांक कितना होगा। थोड़ा कोशिश करें, देखें, गेस लगाएं कि आखिर इसका निर्देशांक कितना प्राप्त हो सकता है। कोशिश करें। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x अक्ष पर हमने ऐसे लंब डाला तो हमको पता चला कि यह लंब ऋण 6 पर पड़ा है, तो r के निर्देशांक की पहली संख्या कितनी हो जाएगी, ऋण 6। और यहाँ से एक लंब y पर डाला, यहाँ ये पड़ गया ऋण 5 पर, तो पीछे की संख्या सब कितनी हो जाएगी, ऋण 5। यानी r का निर्देशांक होगा ऋण 4, ऋण 5। दोनों संख्याओं के चिन्ह यहाँ ऋणात्मक आए हैं, तो केवल चिन्ह देख करके यदि दोनों संख्याओं के चिन्ह ऋणात्मक दिए गए हैं निर्देशांक में, तो ये हमें बता देंगे कि ऐसा बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। कुछ यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैं एक बिंदु यहाँ ले लूं यम, जरा गेस कीजिए कि इसका निर्देशांक कितना हो सकता है। फिर सेम वर्क करेंगे हम लोग, यम से x अक्ष के ऊपर ऐसे लंब डालेंगे, ऋण 4 पर ये गिरेगा, पहली संख्या हो जाएगी ऋण 4। और y अक्ष पर हम लोग ऐसे लंब डालेंगे, आप देखेंगे 5 पर गिरा, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 5। यानी बिंदु यम का निर्देशांक हुआ ऋण 4, 5। ये तो सभी चतुर्थांशों के अंदर निर्देशांक ज्ञात करने की विधियां हैं। देखिए लंब 90 अंश का कोण बनाता है, ये बात आसानी से ध्यान रखना है। कुछ और जटिल समस्याएं यहाँ रखता हूँ। अगर मैं कहूँ कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो आप देखें यह बिंदु जिसको हम यहाँ यस लिख रहे हैं, ये केवल x अक्ष पर 8 मात्रक दूर है, x अक्ष पर स्थित है, ना तो यह y के धन दिशा में इसका विस्थापन है और ना तो y अक्ष की ऋण दिशा में इसका कोई विस्थापन है, यानी y का विस्थापन 0 है। तो हम पहले x का विस्थापन लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में कोई विस्थापन है नहीं, इसका मतलब पिछली संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा 8, 0। इतनी बात को आप समझ पाए होंगे।
कुछ इसी तरह के और उदाहरण आप देख सकते हैं। मैं कहूं कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, इसे मैं लिख रहा हूं t, तो t का निर्देशांक आप देखें ये बिंदु फिर x अक्ष पर ही स्थित है, y से इसका कोई लेना देना तो है नहीं, इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट 0 हुआ और x का कोऑर्डिनेट -7 हुआ, तो t बिंदु का निर्देशांक कितना होगा बेटा, -7, 0। इसी तरह y अक्ष पर भी आप जान पाएंगे। सपोज कीजिए मैं इस बिंदु को ग्रहण करूं, इसे लिख रहा हूं मैं n बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। अब की बार हमारा बिंदु x अक्ष के ऊपर है, y अक्ष के ऊपर है, सॉरी, जब x अक्ष के ऊपर था तो पिछली संख्या 0 थी, अब की बार y अक्ष के ऊपर है तो अगली वाली संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि इस बिंदु का x अक्ष के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब इस n बिंदु के निर्देशांक में पहली संख्या 0 होगी और पीछे वाली संख्या हो जाएगी ऋण 7। तो अक्षों पर x अक्ष पर y वाला निर्देशांक यानी पिछली संख्या 0 होगी, y वाले अक्ष पर पहला निर्देशांक यानी x का निर्देशांक हमेशा 0 ही रखा जाता है। अब इतनी बात को बार बार आप देखेंगे तो मैं आपके सामने यहाँ कुछ क्वेश्चन रखना चाहूंगा। मैं यहाँ लिख रहा हूं बिंदु और यहाँ मैं लिख रहा हूं चतुर्थांश की पहचान आखिर कैसे हो, चतुर्थांश कौन सा होगा। मैं लिखूं यहाँ 2, 3। आप देखें जो भी संख्या यहाँ मैंने लिखा है दोनों संख्याएं धनात्मक हैं। यदि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो इसका चतुर्थांश होगा कितना, फर्स्ट। यहाँ मैं लिख रहा हूं -2, -3। अब की बार दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो गई। थोड़ा विचार कीजिए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में हो सकता है, तो पता चलेगा आपको कि यह बिंदु तीसरे चतुर्थांश में ही स्थित होगा। पहले का बिल्कुल अपोजिट है तीसरा, पहले में दोनों धन, तीसरे में दोनों ऋण ही होते हैं। और देखें, अब मैं कहूं ऋण 2, 3। अब की बात पहली संख्या ऋणात्मक है, दूसरी वाली धनात्मक है। अब आपको चतुर्थांश की संख्या पहचाननी है तो आप थोड़ा सा मस्तिष्क का वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका चतुर्थांश है 2। मैं कहूं कि 2, ऋण 3 ये किस चतुर्थांश में स्थित है, थोड़ा विचार करें और विचार करें तो आपको पता चलेगा कि ये बिंदु चौथे चतुर्थांश में स्थित है। कुछ और प्रकार के प्रश्न भी होते हैं कि कह देते हैं कि 0, ऋण 3 यह मूल बिंदु की किस दिशा में स्थित है, मूल बिंदु के ऊपर, मूल बिंदु के नीचे, मूल बिंदु के दाएं या मूल बिंदु के बाएं। आखिर इस बिंदु की स्थिति कहां पर है, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो आप देखें यहाँ x का निर्देशांक 0 है, इसका मतलब यह बिंदु y अक्ष पर स्थित है। दूसरी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है, इसका मतलब यह बिंदु मूल बिंदु के नीचे स्थित है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे y अक्ष पर मूल बिंदु के नीचे। अब मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, ये पीछे वाली संख्या ऋण 3 मात्रक दूर। ये आपका कन्फर्म उत्तर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न और भी बन सकते हैं। ये तो मैंने बेसिक निर्देशांक को रिपीट करने का प्रयास किया है जिससे भूली हुई चीजें पुनः याद आ जाए। आइए कक्षा 10 में प्रवेश करते हैं और इस बात को जानने का प्रयास करते हैं
कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। दो बिंदुओं, वो बिंदु यहां ले रहा हूं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी, ये ज्ञात करना है। अत्यंत सरल कार्य है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिएगा। मैं यहां दो अक्ष बना रहा हूं, इसे मैंने लिखा x, इसे मैं लिख रहा हूं y। इस बिंदु से आप परिचित हैं, यह O है और इसका निर्देशांक 0,0 ही लिखा जाता है, कोई शक नहीं। एक बिंदु मैं यहां मान रहा हूं P, एक बिंदु यहां मान रहा हूं Q। P का निर्देशांक x1, y1 और Q के निर्देशांक x2, y2 मान रहा हूं। P से Q की दूरी, इसका अर्थ हुआ अगर मैं P और Q को मिला दूं तो PQ रेखाखंड की लंबाई। बात एक ही है, बात में कोई अंतर नहीं है, सावधान रहिएगा। P और Q के बीच की दूरी का अर्थ हुआ P और Q के बीच रेखाखंड की लंबाई। कैसे निकालना है? बहुत आसान है। P से आप ऐसे एक लंब डाल दीजिए PM। जरा देखिए कि यम बिंदु की O से दूरी कितनी होगी। पहले निर्देशी संख्या यानी x1 के बराबर। ये PM लंब की लंबाई, इसी निर्देशांक की दूसरी संख्या कितनी, y1 के बराबर होगी। क्या इतनी बात आप समझ पाए? बिल्कुल सेम प्रोसीजर करूंगा। यहां से एक लंब मैं ऐसे ड्रा करूंगा QN, और वही बात पर विचार करना है। मूल बिंदु से n की दूरी, पहले वाले निर्देशी संख्या जिसको हम लोग क्या कहेंगे x2, और इस QN लंब की लंबाई पिछली संख्या कितना सर, y2 के बराबर होगी। क्या इतनी बात समझ गए? समझ गए बच्चों? आप देखिएगा, ये जो mn है, O से n की दूरी x2 है, O से m की दूरी x1 है, तो आखिर mn की दूरी कितनी होगी? x2 में से x1 हम लोग घटा देंगे, x2 माइनस x1। ये m से n की दूरी हमको प्राप्त हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, P से QN पर एक ऐसे लंब डाल देंगे, इसे मैं लिख रहा हूं PR। आप इस आकृति पर थोड़ा ध्यान दें, PMNR, ये आकृति एक आयत है, क्योंकि इसके सभी कोण समकोण हैं और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब PR की लंबाई MN की लंबाई के बराबर होगी, तो PR की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। आप देखें PM की लंबाई y1 है, तो RN की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। अब आप ऊपर देखिए QR की लंबाई, अब आसानी से आप जान पाएंगे कि QR की लंबाई Q से N की लंबाई में से R से N की लंबाई को घटाने पर प्राप्त होगी, यानी QR की लंबाई होगी y2 माइनस y1। अब मुझे इस कर्ण की लंबाई का पता करना है, तो आप देख सकते हैं कि जो त्रिभुज PQR है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण समकोण है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम कर जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय है कि लंब का वर्ग यानी PQ का वर्ग, कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग यानी PR के वर्ग और लंब का वर्ग यानी QR के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब आप इसी में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे PQ स्क्वायर,
यहाँ पी आर पर लिखा हुआ है x2 माइनस x1। अब आप देखें यहाँ पी आर स्क्वायर है तो बाहर से आप स्क्वायर का चिन्ह लगाएंगे। क्यू आर की लंबाई यहाँ आई y2 माइनस y1, तो इसे आप यहाँ पुट करें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, यह स्क्वायर हटेगा तो दाहिने पक्ष में स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यानी दो बिंदुओं के प्रथम यानी x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और धन पीछे वाली संख्या यानी y निर्देशांकों के अंतर के वर्ग का योग और उसके बाद वर्गमूल का चिन्ह। लेकिन अंतर बोलने का ये मतलब नहीं हुआ कि अगर यहाँ x1 है तो यहाँ आप y1 मान लें, जहाँ x1 वहीं y1, जहाँ x2 वहीं y2। तो इसका क्रम टूटने ना पाए कि पहले बिंदु में x1 दूसरे में y1 और फिर पहले में y2 दूसरे में y1, ऐसा करना गलत हो जाएगा। जहाँ x1 तुरंत y1, जहाँ x2 तुरंत y2, इस बात को गौर रखना है। हाँ, यहाँ एक सुविधा आपके पास हो सकती है कि आप x2 माइनस x1 लिखा है तो आप इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। यानी इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ p और q के बीच की दूरी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे दोनों जगह x2 y2 पहले लिखें, x1 y1 पीछे लिखें, और चाहे x1 और y1 आप पहले लिख लें, x2 y2 आप पीछे लिख दें, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का इस्तेमाल बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। ये प्रश्न ये है कि बिंदु 2, 3 और तथा 4, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इस बिंदु को x1 y1 मान लें और इस बिंदु को x2 y2 मान लें। अब दूरी डिस्टेंस के लिए अक्षर d का प्रयोग करें और अपना सूत्र लिख दें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसी में वैल्यू पुट करेंगे। देखें x2 का मान यहाँ पर है 4 और x1 का मान है 2 होल स्क्वायर और y2 का मान है 5, y1 का मान है 3 होल स्क्वायर। ये हमको मिलेगा 4 में से 2 गया 2 का वर्ग और 5 में से 3 गया 2 का वर्ग। तो यहाँ मिलेगा अंडर रूट 4 धन 4 यानी अंडर रूट 8। इसे हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। यहाँ आपको लिखना है या तो मात्रक या तो इकाई शब्द का प्रयोग यहाँ हमको करना है, क्योंकि ये दूरी है। दूरी का कुछ ना कुछ मात्रक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मात्रक हमें अननोन है, पता नहीं है, इसलिए हम केवल यहाँ मात्रक या इकाई शब्द लिख करके छोड़ देंगे। अब इस तरह से आपकी पुस्तक में मिलेगा कि 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं और उससे ये पूछा जाता है कि क्या यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से आप एक त्रिभुज बना लेंगे। तीनों बिंदुओं को आप ए बी सी के पास लिख देंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सी ए निकाल लेंगे। इसमें 3 पोजीशन क्रिएट होते हैं। यदि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर आ गई तो त्रिभुज समबाहु होगा। यदि केवल 2 भुजाओं की लंबाई बराबर आ गई तो यह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। और यदि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर हो गया, यानी पाइथागोरस प्रमेय का पालन हो गया,
तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो 3 बिंदु दिए रहने पर ये 3 पोजीशन आपके सामने क्रिएट हो सकते हैं और जिसका समाधान आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के द्वारा कर पाने में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इस तरह आपकी पुस्तक में 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, तो आप एक सबसे पहले चतुर्भुज बना लेंगे। चतुर्भुज बनाने के बाद आप क्या करेंगे, AB BC CD DA चारों भुजाओं की लंबाई निकाल लेंगे। दोनों विकर्णों की लंबाई भी आपको निकाल लेना है। अब ये 4 2 6 जानकारियों के बाद आप क्या निर्णय करेंगे, यदि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए तो यह समचतुर्भुज या वर्ग दोनों हो सकता है। तो पहला जो हम देंगे, प्राथमिकता देंगे, वो समचतुर्भुज को देंगे। यदि चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हुई तो आकृति समचतुर्भुज होगा। और चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होने के साथ यदि दोनों विकर्ण भी बराबर हो गए तब आप लिखेंगे कि आकृति एक वर्ग है। इसी तरह AB की लंबाई CD के बराबर और AD की लंबाई BC के बराबर आ गई तो आप पहले लिखेंगे आकृति समांतर चतुर्भुज है। और दोनों विकर्णों की लंबाइयां भी बराबर आ गई, सम्मुख भुजाएं बराबर, विकर्णों की लंबाइयां भी बराबर आ गई, तब आप लिखेंगे आकृति एक आयत है। इस तरह से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के द्वारा आप इस तरह के तमाम प्रश्नों का समाधान करने में सक्षम होंगे। और हमें उम्मीद है कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद कलम कापी उठाएंगे और अपनी पुस्तक से प्रश्नों का चुनाव करते हुए उसे समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।